मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इस ठंडी के महीने में काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे होंगे चादर के नीचे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हम लोग जो आज का सेशन करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है ना। हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तांडव सीरीज काफ़ी वायरल सीरीज होता है ये, तो ये हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्लस आ सकता है, वो सिर्फ फिजिक्स के लिए है। ये तांडव सीरीज जो है सिर्फ फिजिक्स के लिए है। और हम लोगों ने एक महासंग्राम भी लेकर आया है जिसका हम लोग खात्मा फरवरी में करेंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग इसका खात्मा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग महासंग्राम पर चलेंगे। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड परीक्षा 10th साइंस की फुल तैयारी, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट वन में हम लोग जितना पढ़ सकेंगे उतना पढ़ेंगे, है ना। देखिए जैसे कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आज। अभी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक ना। ये पहला चैप्टर आपका हो गया फिजिक्स का। चलिए आपका पहला चैप्टर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला का व्युत्पादन होगा। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र वस्तु की दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी पर तथा फोकस की दूरी पर के बीच संबंध बताता है, ठीक है ना। के बीच संबंध बताता है, जैसा कि दर्पण सूत्र हो गया आपका। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दर्पण सूत्र F1/F होता है बराबर में 1/V + 1/U होता है ना। चलिए तो हम लोग उसी प्रकार देखेंगे व्युत्पादन क्या कर रहा है। व्युत्पादन में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। कार्टेशियन संकेत पद्धति के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति किरण आरेख। जैसे कि अवतल दर्पण में जितना किरण आरेख बनते हैं उन सभी का प्रकृति बताना है कि सीधा है, वास्तविक है, उल्टा है, आभासी है, क्या है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक ना। वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है काफ़ी छोटा छोटा अक्षर में जो लिखा है कि वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक ना। प्रकृति और अनंत, देखिए जैसे अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, जैसे कि अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो सीधे जाकर फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक ना। फोकस से होकर गुजरेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा ना। अगला हमारा कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा भी बनेगा, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा सेंटर के बाहर, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर के बाहर यानी यहाँ से समझ लीजिए। और कह रहा है फोकस के बीच, यानी फोकस यहाँ पे है तो फोकस बीच यहीं पे ना होगा। हाँ तो मान लीजिए फोकस के बीच और यहाँ से टकराए तो यहाँ से जाएगा तो यानी फोकस के बीच बनेगा, तो ऐसा प्रकृति बनेगा, ठीक ना। ऐसा प्रकृति बनेगा तो इसका प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, समझिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए अब हमारा कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है जैसे हम लोग यहाँ तक ले देख लिए, ठीक ना। अब हम लोग सेंटर पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सेंटर पर किसी भी अति को रखेंगे, यहाँ से जाएगा सेंटर पर किरण, तो यहाँ से अगर गया ना तो यहीं से आपतित हो जाएगा, ठीक ना। सेंटर पर अगर सेंटर से किरण जा रहा है तो सेंटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, करा इसका वास्तविक और उल्टा भी बनेगा। और क्या सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर से बाहर यानी कि सेंटर और फोकस से बीच और सेंटर से बाहर, तो वही वाला बात हो गया, फिर यहीं से बनेगा, ठीक ना। चलिए अब हमारा कह रहा है वास्तविक और उल्टा और बड़ा भी बनेगा। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा ना भाई। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, और फोकस पर एक किरण है, ठीक ना। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। एक मिनट, यहाँ से मान लीजिए कि फोकस है, ठीक ना, और यहाँ से किरण गया तो अनंत पर चल जाएगा ना। तो बस वही बात है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका जो है वास्तविक बनेगा, ठीक ना। और कह रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण, जैसे कि यहाँ से गया और यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से ये बन गया फोकस और ध्रुव वाला, ठीक ना। इसका हो जाएगा आभासी और सीधा। चलिए देखिए परीक्षा में एक किरण आरेख अवश्य बनाना है, ठीक ना, बनाइएगा। तो ये जरूरी है, ठीक ना। तो आपको इसको अच्छा से रटना है, MTR लगाना है, ठीक ना, MTR लगाना है। तो हमने सारे किरण आरेख को थोड़ा जल्दी में समझा दिया, तो आप लोग समझ जाइएगा।
क्योंकि अब समय कम है। चलिए समय काफ़ी कम है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है आवर्धन क्या है, सूत्र भी लिखिए इसका। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आवर्धन वह अनुपात है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच हो। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन कहते हैं, ठीक ना। आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे m बराबर H1/HO, यानी कि V/U, ठीक ना। तो हम लोग याद रखेंगे हमेशा। चलिए देखिए, अब हम लोग जहाँ कह रहा है कि जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H1, वस्तु की ऊंचाई यानी HO, प्रतिबिंब की दूरी यानी V, वस्तु की दूरी यानी U। तो यही है, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि दर्पण मतलब अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों ने 3 नंबर क्वेश्चन लगा लिया, कैसा आप लोग को फील हो रहा है अंदर से, बताइए कैसा फील हो रहा है। देखिए चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण एवं उपयोग लिखे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। हमने क्या बोला कि इस सीरीज में हमने वैसा क्वेश्चन डाला है कि आप लोगों को लगे कि हाँ हम लोग ने कुछ पढ़ा है, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण एवं उन उपयोग, ठीक ना। तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण, ठीक ना, उत्तर में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। पहले तो हम लोग गुण जानेंगे, ठीक ना, गुण जानेंगे। चलिए हम लोग गुण जानते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब, यहाँ पे आपका होना चाहिए, वो नहीं है, कह रहा है आप लोग बनाइएगा नोट्स तो इस कदर बनाइएगा। देखना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, ठीक ना। प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, जो उत्तल दर्पण का गुण है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे कि हमारे गाड़ियों के साइड मिरर में जो होता है प्रतिबिंब, देखते हैं छोटा छोटा बनता है, लेकिन पूरा कैप्चर करता है कि नहीं करता है, करता है ना। बस उसी प्रकार समझिएगा। और यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। चलिए अब उपयोग इसका जानते हैं। अब उपयोग में कह रहा है कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में क्या कर रहा है, रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौराहों और मोड़ों पर सुरक्षा दर्पण के रूप में, ठीक ना। और गाड़ियों के साइड मिरर में भी वही है, वह रिव्यू वाला। कह रहा है कि 5 नंबर प्रकाश के परावर्तन के नियम, काफ़ी महत्वपूर्ण। MTR लगा लीजिए अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। मैं तुझे रटूंगा, ठीक ना। जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं सभी गोटा, एसोसिएशन जितने भी हैं हमारे सभी MTR लगाएंगे, ठीक ना। एसोसिएशन जितने भी हैं हमारे एसोसिएशन सभी लगाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला कह रहा है कि हमारा 5 नंबर प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो उत्तर में होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है, ठीक ना। 2 है नियम। पहला नियम हमारा कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना, आपस में बराबर होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आपका नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक ना। मुख्य अक्ष यानी दर्पण के मध्य से गुजरने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र यानी कि जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसका केंद्र जो है वो उसका केंद्र, ठीक ना। ध्रुव तो दर्पण का मध्य भाग जो होता है वो केंद्र होता है, मतलब ध्रुव होता है, सॉरी। तीनों का लेवल युक्त होता है, ठीक ना। लेवल युक्त आरेख बनाइए,
तीनों का लेवल युक्त आरेख कह रहा है बनाने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग उसको बना लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम बना ही देते। कह रहा कि मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक ना। कह रहा कि मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। वक्रता केंद्र यानी सी सेंटर, यानी कि कह रहा जिस गोले का दर्पण भाग होता है उसका केंद्र। कह रहा ध्रुव दर्पण का मध्य भाग, और तीनों का लेवल युक्त बताया जाता है। अरे मतलब कुछ भी रिपीटेड। चलिए, कह रहा है कि वस्तु फोकस पर रखने पर, जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। कहाँ पे रखेंगे? तो जब वस्तु को फोकस पर हम लोग रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, और जो फोकस का प्रकृति होगा वो जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि कार्टेशियन संकेत परंपरा, ठीक ना, दर्पण मतलब उत्तर में कह रहा है हमारा, यानी आंसर इसका कह रहा है कि दर्पणों में दूरी मापने के लिए कार्टेशियन संकेत परंपरा का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम है कि ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ऊंचाई जो है ऋणात्मक होती है। तो ये कार्टेशियन संकेत परंपरा हो गया। कितने बच्चों को ये नहीं पता होगा? तो आज हमारे इस क्लास में तांडव सीरीज में समझ लीजिए, जान लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक ना। चलिए, साइंस का खात्मा कर देना है, नहीं बोले, साइंस का जो है खात्मा कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा कि अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तर में लिखेंगे कि सेविंग मिरर के रूप में, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब देता है ना। देखिए, जैसे कि अवतल दर्पण में हम लोग केस कटवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब रहेगा तब तो नाई को जो काटने वाला होता है, हजाम को, उसको दिखाई देगा अच्छे से, तब तो वो काट पाएगा ना। तो यही है, ठीक ना। कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइटों में, जैसे कि यहाँ पे वाहन है, जैसे कि हम बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक ना, यहाँ पे रहता है, जैसे कि ये आपका वाहन का हेडलाइट है, ठीक ना, हेडलाइट है, ठीक ना। हेडलाइट यही है, तो इसी को बोलते हैं जिससे रोशनी नहीं आता है, आप लोग देखते नहीं है हेडलाइट सब, इसी को हेडलाइट कहते हैं। कितने बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, लेकिन अब हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन जो है समाप्त हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल सब थे उसमें हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि, और हमने ये अब प्रकाश का अपवर्तन लेकर आया, ठीक ना। अब हम लोगों ने जितना पढ़ा उतना प्रकाश के परावर्तन के लिए काफ़ी है, और इसमें भी हम लोग बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलिए इस सेशन को भी लगा लेते हैं, और चलिए पार्ट 1 है तो उसी हिसाब से क्लास लेंगे, ज़्यादा देर का तो होगा नहीं। देखिए, कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और वेरी ये महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है कि अपवर्तन के 2 नियम लिखिए, ठीक ना। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन पहले लिख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या अपने भाषा में बता रहा हूँ कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और वो अपने दिशा से जो है विचलित हो जाता है, उसी को तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। ये अपने भाषा में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण उसका मार्ग बदल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी सही है, और हम जो बोले हैं वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक ना। तो उसको हमारे आवाज़ पे आप लोग ज़्यादा जाइएगा, ठीक ना। क्या लिखा है नहीं लिखा है उस पर आप लोग थोड़ा कम जाइएगा। चलिए, क्या करें, अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, पहला नियम जो है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं किसी निश्चित 2 माध्यमों के लिए।
ठीक ना, किसी निश्चित दो माध्यमों के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक और है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए हम बोलते हैं, ठीक ना, देखिए अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो होता है कि देखिए आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, ठीक ना, यही नियतांक होता है ये, ठीक है ना, नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, नियतांक होता है, ठीक ना। ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल पर चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल हम लोग का क्या करा है कि कांच की स्लैब, ठीक ना, कांच की स्लैब में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण का पथ आरेख सहित समझाइए, ठीक ना। कह रहा है उत्तर में कि जब प्रकाश किरण वायु के कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। स्लैब से बाहर निकलते समय वह जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक ना। तो आइए हम समझते हैं इस फिगर को थोड़ा सा। देखिए हम लोग थोड़ा सा ही जगह में सीखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फिगर। देखिए जैसे कि ये है विरल माध्यम, ठीक ना, दो माध्यम होता है, यह विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, ठीक ना, सघन माध्यम है। ऊपर हवा चलता है और नीचे पानी चलता है, ठीक ना, नीचे पानी चलता है, सॉरी, जो है आपका नीचे पानी चलता है। देखिए यहाँ पे विरल माध्यम है और यहाँ पे जो है सघन माध्यम है, ठीक ना, यहाँ पे जो है सघन माध्यम है। देखिए देख लिए। अब हम लोग जो है प्रकाश यहाँ से इस पे करेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो प्रकाश है यहाँ पे अभिलंब होता है, यहाँ पे अभिलंब होता है, तो प्रकाश हमारा थोड़ा सा मुड़ जाएगा। फिर यहाँ से हमारा मुड़ा हुआ प्रकाश जो है इधर मुँह मुड़ा है ना, तो फिर यहाँ से जो है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे तो यहाँ से जो है एक और प्रतिबिंब, तो ये दूर हट जाएगा, ठीक ना, ये दूर हट जाएगा। मतलब ऊपर से आएगा सघन में से, देखिए जब विरल में से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। बस इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। इतना अच्छा से समझा रहे हैं आप लोग, समझिएगा तब ना समझ में आएगा, इतना मेहनत से समझा रहे हैं। चलिए कह रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है, केवल किरण का मार्ग विस्थापित होता है। परीक्षा में इस उत्तर के साथ साफ सुथरा रे डायफ्राम अवश्य बनाए। जैसे हम बना देते हैं, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे, हमको पता है आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक ना, तो बड़ा कर लेते हैं आपको। देखिए जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये सघन माध्यम है, भले विरल माध्यम है, ठीक ना, ये क्या है? विरल माध्यम है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। चाहे एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बना दिए, ऐसे, और यहाँ से एक दूसरा लेकर ऐसे बना दिए, ठीक ना। तो आपका ये विरल माध्यम हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये सघन माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन, और यहाँ पे विरल, ठीक ना, विरल। तो हम लोग समझेंगे जब किरण इस पे पड़ेगा, ठीक ना, जब इस पे किरण पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे किरण पड़ रहा है, सॉरी, मान लीजिए जैसे किरण पड़ रहा है, ठीक ना, जैसे किरण पड़ेगा, बन गया। और मान लीजिए जैसे किरण यहाँ से पड़ रहा, ठीक ना, यहाँ पे अभिलंब है और अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक ना, अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर यहाँ से किरण पड़ेगा ना, फिर यहाँ से अभिलंब है जो इधर मुड़ जाएगा। तो यही है, इसको समझिएगा बढ़िया से, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो भी तो टॉपिक ही था, लेकिन उसको थोड़ा समझना था, काफ़ी हद तक समझना था, इसीलिए हम उसको समझाए हैं। चलिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, बताइए। देखिए जैसे कि अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह अनुपात है जो प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग
अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र जो है, सूत्र हमारा कह रहा है कि U बराबर C बट्टा भी। C बट्टा भी। C बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और उपयोग इसका कहाँ होता है, तो उपयोग जो है हम लोग जानेंगे, उपयोग इसका कहाँ होता है, लेंस और प्रिज्म बनाने में, चश्मा, माइक्रोस्कोप, कैमरा इत्यादि बनाने में। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उत्तर में हो जाएगा वायु से जल में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति कम हो जाता है, क्योंकि जल वायु की तुलना में अधिक सघन होता है, यानी बहुत सघन होता है, वो जो है ना बहुत सघन होता है, ठीक ना। देखिए गति में इस परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हमारा कह रहा है कि गति में इस परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन का है, यहीं तक अभी दिया हुआ है पार्ट 1 में आप लोगों का, तो आप लोग चिंता मत करें, अगला अभी पार्ट 2 आने वाला है। देखिए जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित 2 दैनिक जीवन के उदाहरण लिखिए। तो जैसे कि देख लीजिए उत्तर में हम लोग, पानी में डाली छड़ी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, पानी में डाला सिक्का जो है वो उभरा हुआ प्रतीत होता है, क्या हो, उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोग इतना सारा चीज़ हम लोग समझे, आज के क्लास में हम लोग इतना सारा चीज़ समझे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला था ये, और हुआ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हम लोग पढ़े। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया।